मंत्रिमंडल शिफ्ट किया गया है कि एक दूसरे मंत्री को, ये बड़ा विवाद का विषय हो जाएगा इस प्रदेश के अंदर अगर अभी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। भविष्य में आप ही के चैनल के माध्यम से इसका खुलासा करेंगे। धन सिंह रावत का कम किया गया हो। धन सिंह रावत की जो आला कमान में पकड़ है, जो नागपुर में पकड़ है, उतनी पकड़ या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की है या धन सिंह रावत की ही है। बाकी किसी की इतनी पकड़ नहीं है कि वो सीधे नागपुर बात कर सकें या सीधे अमित शाह से बात कर सकें। तो इसको कम करना नहीं मानेंगे। अभी मैंने आपसे कह रहा हूं ना कि ये मजबूरी का विस्तार था। मैं इसीलिए मजबूरी का विस्तार कह रहा हूं इसको, कि किसी तरीके से इनको बांध के रखना है, नहीं तो एक बगावत वाली पोजीशन प्रदेश भाजपा में होने जा रही थी और महेंद्र भट्ट साहब अध्यक्ष जो है वो इसको संभालने में थोड़ा उनको दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से आला कमान ने हस्तक्षेप करते हुए अपने हिसाब से ये मंत्रिमंडल तय करके और मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि इनको मंत्री बनाना है। नमस्कार, पहला अग्रगण्यों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में बहुत कुछ सियासी नजरिए से बदलता हुआ दिखाई दिया, सरकारी नजरिए से बदलता हुआ दिखाई दिया। इस बदलाव का जमीनी असर का आकलन करने का क्या वक्त आ चुका है? वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी वाले चला रहे हैं, सरकार वाले साथ दे रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हो सकते हैं, क्या वाकई में उत्तराखंड की जनता के लिए ये बीते हुए साल बेमिसाल रहे हैं या फिर सवाल इसके पीछे रहे हैं? ये जानने और समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं लगातार। कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और कुछ उत्तराखंड को जानने वाले, उत्तराखंड की सियासत को जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करता हूं, उनके जरिए समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर हम कहां पर खड़े हैं। हमने अभी भी तो रजत जयंती मनाई है अपनी, यानी कि उत्तराखंड की। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं दोस्तों, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत कराता हूं। हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। अनिल बहुगुणा जी हमारे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल सर। धन्यवाद। इसमें से भी वही दिख रहा होगा जो मैं बगैर चश्मे के देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो तस्वीर सरकार की हो, प्रशासनिक अमले की हो, बदलाव की हो, बदलाव के बयार की हो, बेमिसाल बताने की हो, धाकड़ से धुरंधर बनने की हो। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आज हम कहां पर खड़े हैं। क्या ये सवाल यहाँ हो सकता है कि कितना बेमिसाल बना अपना उत्तराखंड, जनता की समस्याओं का कितना समाधान हुआ, कहां पर किससे सवाल किया जा सकता है या फिर नहीं, अभी इंतजार करना पड़ेगा हमको? थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पूरे 25 साल हो गए और 25 साल में आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि ये 25 साल में राज्य कहां तक पहुंच पाया है। अब जो एक पैटर्न चल पड़ा है इस राज्य में कि 4 साल पूरे होने पर एक उत्सव उसका आयोजन किया जाता है सरकारी तौर पर और उसके लिए तमाम लोगों को जुटाया जाता है, उनके बीच में अपनी उपलब्धियां गिनी जाती हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक नया पैटर्न उत्तराखंड के अंदर हुआ है। आपको ध्यान होगा कि त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार जब 4 साल पूरे होते 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 अचानक गिर गई तो वो ये उत्सव भी नहीं मना पाए। हालांकि ये ट्रेंड चलाया गया था उस समय। तो अभी हम 25 साल का हमने जश्न भी मनाया कि हम राज्य गठन के 25 बरस पूरे हो गए हैं और युवा राज्य की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे में अगर हम पिछले दौर पर नजर डालें तो उम्र के हिसाब से तो हम बढ़ गए, लेकिन हमने इस पूरे 25 साल में जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो हमारी उस समय उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हमने जो एक ब्लूप्रिंट तो नहीं कहेंगे, खाका सा दिमाग में खींचा था, वो कहीं अभी तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जबकि ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जो इन्हीं पहाड़ों में पले बड़े, इन्हीं गलियों में खेले, इन्हीं गलियों में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा भी ली और हायर एजुकेशन भी ली और वो संघ से जुड़े लोग भी रहे, अपनी पार्टियों के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भी माने जाते रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो हमें लगता है कि हमें जितना हमको मिलना चाहिए था या जितना
विकास इस प्रदेश का होना चाहिए था इन 25 सालों में, या पिछले धामी सरकार की बात करें हम तो 4 साल में जितना हमारा विकास होना चाहिए था, विकास के मुद्दों को लेकर के जितनी चिंता की जानी चाहिए थी, विकास के मुद्दों को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी, वो अभी फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि उस सब हमने मना लिया है, लेकिन इस पे स्टेप वाइज अगर हम चर्चा करेंगे तो कुछ बातें और सामने निकल करके आएंगी। नहीं, आप 4 साल ही देख रहे हैं, मैं तो पूरे 9 साल देख रहा हूँ, और कहने वाले कह रहे हैं 9 ही क्यों देखें, हम तो पूरे 25 साल देख रहे हैं ना, क्यों? ये पंकज जी, ये ऐसा है कि आप बहुत राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये 4 साल का 8 साल और 8 साल का 9 साल क्यों किया गया। जो राजनीतिक सिनेरियो उत्तराखंड में बना पिछले 2 साल में लगातार धामी सरकार के समय, जो राजनीतिक पार्टियों या ये कहिए कि भाजपा में जो अचानक ध्रुव बने हैं, उनको लेकर के जो झगड़ा फसाद खींचमतान होती रही, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आना पड़ा, और तब उनको ये वक्तव्य देना पड़ा कि हम 4 साल की बात न करें, हम 9 साल की बात करें। उसमें त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल भी उन्होंने जोड़ा। तो उन्होंने एक स्पष्ट ये इस तरफ इशारा किया कि आप, ये हमारी जो पार्टी है, जो अनुशासित पार्टी कही जाती है, इस पार्टी में कहीं ना कहीं धड़ेबाजी या छत्रपों का झगड़ा आपस में हो रहा है, जिसको सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि हमें पूरे 9 साल, और धामी जी का जो कार्यकाल अब और एक्सटेंड हुआ है, उसको मान के चलें, जिस हिसाब से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता बाद में है, बदलने की तकरीरें बहुत ज्यादा होने लगती है। उस सबको मिला करके फिर गृह मंत्री जी ने ये उनको समझाने की कोशिश करी कि आप ऐसा झगड़ा न करें, तो हम और 4 साल की अपनी अकेले की उपलब्धि न माने इस प्रदेश के विकास में। हम सब लोगों ने 9 साल में यहाँ बहुत काम किया है, और अगला 1 साल हमने 8-9 महीने और काम करना है। ये एक ट्रेंड, जो आपने ट्रेंड की बात की, वो ट्रेंड तो ये चला कि ये बेमिसाल बना रहे हैं कार्यक्रम। एक ट्रेंड वो भी था कि वो 4 साल में जो डर लगता था कि मुख्यमंत्री कहीं बदल ना जाए, अब उत्तराखंड का उदाहरण वो टूट गया इस बार है, वो टूट गया। और उसके टूटने के पीछे कारण बता सकते हैं? क्योंकि बीच में कई सारी हवाएं ऐसी चली, ऐसी खबरें आई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या वाकई में कुछ ऐसा है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में? नहीं, पुष्कर सिंह धामी इस सारे राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सशक्त तरीके से उभरे हैं। जिस हिसाब से गुटबाजियां इस भाजपा के अंदर हुई, जिस तरह से उनको हटाने के लिए दिल्ली में लोगों का जमावड़ा लगा, जिस हिसाब से एक हरिद्वार का पक्ष, एक दूसरे सांसद का पक्ष, ये पक्ष जो खड़े हुए हैं, उसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद पांडे ने जिस हिसाब से गृह मंत्री के देहरादून या राजधानी क्षेत्र में रहते हुए जिस हिसाब से उन्होंने एक जमावड़ा लगाने की कोशिश की थी उधम सिंह नगर इलाके में, तो उसको देख करके बड़ा भाजपा भी बड़े संकट में सी दिख रही थी कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो इन सबको सुलटाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप अभी फिलहाल शांत रहें, जो हालात बनेंगे या जो हालात जब हमारे पक्ष में होंगे तब हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और जो दबाव बना था, उस दबाव को, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये फिर एक बार मजबूरी का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जब पूरे इतने लंबे समय तक मंत्रियों के पद खाली रहे। उसके बाद 6 महीने के लिए मंत्री बनाना अपने आप में, मुझे कम से कम जितना अनुभव मुझे है, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी था कि मंत्रियों को बनाया जाना इतना जरूरी हो गया था। तो ये प्रेशर था भाजपा के ऊपर, आला कमान के ऊपर, और मैंने इसको मजबूरी का एक्सपेंशन माना है मंत्रिमंडल का। अच्छा, ये दबाव की बात आपने की, ये बहुत सारे लोग, मैं खबर जब करता हूं तो उसमें कमेंट करते हैं, वो बीजेपी को लेकर कहते हैं बीजेपी पर बहुत ज्यादा दबाव है इस बार, और 27 का चुनाव
बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वो तो कुछ और लिखते हैं, मैं वो बोल नहीं सकता क्योंकि चलिए ठीक है, नहीं बोलना भी। लेकिन वो दबाव दिख रहा है क्या? उसी दबाव का नतीजा ये है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार करना या तमाम तरह के घटनाक्रम हम लोग जो देख रहे हैं, वो उसमें कैसे आप फिट देख रहे हैं? क्योंकि आपको 9 साल देख लिया है। इससे पहले तो प्रदेश की जनता 5-5 साल में बदल देती थी। लेकिन इस बार ट्रेंड बदला, वो वाला ट्रेंड भी बदला, आपको दोबारा देखा गया ना। तो वहां पर कैसे देखते हैं आप सियासत को, कांग्रेस को, यूकेडी को, एक स्वाभिमान मोर्चा को ना? देखिए ये जो इस समय 27 की जो तैयारियां हो रही हैं, आपने देखा होगा स्वाभिमान मोर्चा हुआ, चाहे यूकेडी हुआ या कांग्रेस हुआ, कांग्रेस ने भी अपने आप को एक्सेलरेट करने की कोशिश करी, जबकि बिल्कुल कांग्रेस मृत प्राय समझ लीजिए, और मित्र विपक्ष की उसको भूमिका दे रहे थे लोग। तो उन्होंने अपने को एक्सेलरेट करने की कोशिश की। उसका अब ये सिनेरियो बनेगा इस प्रदेश के अंदर कि जो नाराजगी इस समय सत्ता पक्ष के प्रति है जनता की, वो नाराजगी कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही है। अब वो कहाँ शिफ्ट होती है ये भविष्य में पता चलेगा इसका। लेकिन जो ये स्वाभिमान मोर्चा है और कांग्रेस है और यूकेडी है, ये तीनों अगर इस प्रदेश में ऐसे ही छितरे रहे तो इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को होगा। और भाजपा बहुत चतुर राजनीतिक पार्टी है। वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं तीसरा ध्रुव बने और जो नाराजगी जनता की है इस समय जो नाराजगी, जितनी भी नाराजगी सत्ता पक्ष के प्रति है, उसको बजाय कांग्रेस में जाने के किसी तीसरे मोर्चे में वो शिफ्ट हो जाए, चाहे वो यूकेडी हो चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा हो। तो भाजपा का प्रयास ये है कि जो हमसे नाराजगी हो रही है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट न करे। लेकिन एक पूरे प्रदेश का सिनेरियो मैंने देखा कि इस समय नाराजगी तो है और यूकेडी के पक्ष में लोग जा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में जाने को तैयार नहीं। तो क्या ये कांग्रेस की कमी है कि वो इन लोगों को या लोगों की नाराजगी को भुना नहीं पा रहे हैं? और भविष्य में अगर चुनाव में भी यही स्थितियां रही तो भाजपा का निश्चित रूप से फायदा इसमें होने वाला है। वो बांटो और रूल करो वाली स्थिति, इसी का नतीजा ये है कि बीजेपी वाले गौर से देख रहे हो, स्वाभिमान मोर्चा भी जिंदा रहना चाहिए, यूकेडी भी जिंदा रहनी चाहिए ना, तभी तो वोट बढ़ेगा, इधर एक तरफा वोट ले जाएंगे। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा, आप भी पहाड़ी मूल के हैं, मैं भी पहाड़ी मूल का हूँ, यूकेडी से थोड़ा सा लगाव भी है आपको, चाहे कैसे मुझे नहीं मालूम कैसा है। तो ये पार्टी के लिए कहा जाता है कि चुनाव में जिंदा हो जाती है, फिर ये अपने उसमें वो भवन में चली जाती है, और ये इसको लेकर बार-बार सवाल होते रहे। और मैं पिछले चुनाव को देखूं तो पिछला चुनाव में यूकेडी से ज्यादा आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज था प्रदेश में, शायद आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये स्थिति ये स्थिति क्यों बनती है? देखिए, चुनाव आज के दौर में चुनाव बहुत महंगा चुनाव हो गया है। आपको याद होगा कि इन्हीं महंगे चुनावों की वजह से एक मतलब देश के हिसाब से हम सोचें तो कहीं आर्थिक नुकसान करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं जो सत्ता पक्ष के दल थे उन्होंने की है, जिसमें एक नोटबंदी को भी गिना जाता है। तो आर्थिक रूप से उत्तराखंड में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न पार्टी पूरे देश के साथ में उत्तराखंड में भाजपा भी है, और भाजपा के पास पैसा खर्च करने को है। वहीं जिस तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं हम, उसको तीसरा मोर्चा तो नहीं कहना चाहिए, पहला मोर्चा कहना चाहिए कि 2 पार्टियां हैं, वो पहला मोर्चा हो सकता है। तो पहले मोर्चे की अगर हम बात करें तो उनके पास इतनी स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वो 70 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं, वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो चुनाव जब महंगा होगा तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय दल होंगे उनके पास चुनाव लड़ने की हैसियत होगी, काबिलियत होगी, चुनाव को प्रभावित करने की काबिलियत होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि उत्तराखंड से जो हमारा
दिली रिश्ता होता है, या हमने देखा कि उत्तराखंड ने शुरू से ही जंग लड़ी इस राज्य को बनाने के लिए भी, और जिस पोजीशन में वो लगातार 25 सालों में गए हैं, उस पोजीशन में वापस आने के लिए उनको एक आर्थिक संपन्न होना बहुत जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि वो 70 सीटों का दावा करके और ये पूरे चुनाव लड़ पाएंगे। तो मेरा तो समीशन ये भी था उनको कि आप कहीं ना कहीं आपको एक गठबंधन करना चाहिए। आप अगर भाजपा से नाराज हैं तो आपको कांग्रेस से गठबंधन करके या स्वाभिमान मोर्चा से गठबंधन करके कुछ सीटों आप नेगोशिएशन की भूमिका में आ जाइए। कोई जरूरी और आप चुनाव लड़े ना, ये कहना आप लिमिटेड सीटें चुने, उस पर ही फोकस करें, ना कि पूरी की पूरी 70 विधानसभा सीट, है ना, उसका ज्यादा फायदा। राइट। लेकिन मानने वाले नहीं है, 70 पे जाएंगे। नहीं, ये मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है इस मामले में। और अब युवा है, थोड़ा सा गर्मी है, जोश भी है, तो जोश में होश खोने वाली ये बात है कि कितना वो इस को झेल सकते हैं कि 70 सीटों की दावेदारी करें और फिर पता लगा। आपको तो पता है कि आप पार्टी कर्नल कोठियाल अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो ऐसे में इस चुनाव को लड़ना मुझे लगता है कि यूकेडी के लिए या थर्ड फ्रंट के लिए या स्वाभिमान मोर्चे के लिए अगर वो यूनाइट होकर के नहीं लड़ेंगे किसी भी दल से, तो बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़े। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो बीच में एक चीज रह गई थी, वो मंत्रिमंडल विस्तार आपने कहा कि जरूरत नहीं थी, बहुत मजबूत वाला दिखा, लेकिन जो दिखा उसमें भी आपको कुछ और दिखा। जैसे कुछ नाम चल रहे थे, उन नामों से इतर कुछ नामों को शपथ दिलाई गई, और उसमें क्या ऐसा था, वो चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो कोई समीकरण साधने की कोशिश की गई हो, इससे क्या फायदा होने वाला बीजेपी? देखिए, समीकरण साधने वाली जहां तक बात है, उसमें जो ऋषिकेश विधायक जिनसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया गया था अग्रवाल साहब से, उसमें थोड़ा सा साधने की कोशिश की गई है। बाकी मुझे इस मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसको 2027 के चुनाव के मद्देनजर इसका विस्तार किया गया होगा। आपको ध्यान होगा कि मुन्ना सिंह चौहान सरी के साइंटिस्ट जो रहे हैं और डीआरडीओ के साइंटिस्ट रहे हैं और अच्छे संसदीय ज्ञाता हैं, वो उनका ये माना जा रहा था कि उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। लेकिन पिछले आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ घटनाक्रम हुए थे खनन को लेकर के विकास नगर और पचवादून के क्षेत्रों में। तो एक आप ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक खनन लॉबी बहुत राजनीति को प्रभावित करती है और वो लंबे हाथ भी उनके हैं। तो मैंने जो सोचा या मैंने जो निष्कर्ष निकाला इस मामले में, तो मुझे लगता है कि मुन्ना सिंह चौहान, जिनको सबसे पहले इस एक्सपेंशन में शपथ दिलाई जानी चाहिए थी, उनको किनारे कर दिया गया। और जब कुछ कारण ढूंढने की कोशिश की तो उसमें लगा कि कुछ लोग जो ठीक ठाक संपन्न लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनके जो काम धंधे हैं वो प्रभावित हों, और उन्होंने एक दबाव बना करके दिल्ली में और या मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना करके या दिल्ली से दबाव बनवा करके मुन्ना सिंह चौहान को हाशिए पे डाल दिया। इसी तरीके से आप ध्यान करें कि अरविंद पांडे साहब का जो प्रकरण हुआ था सारा, उस में मेरे जो सूत्र है मुझे जो बताते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए भी निवेदन किया था कि फिलहाल अरविंद पांडे साहब को कम से कम इस एक्सपेंशन में शामिल न किया जाए। लेकिन बिशन सिंह चुफाल वाली जो बात आती है, बिशन सिंह चुफाल साहब की को निश्चित रूप से इस मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उनको ना शामिल करके राम सिंह खेड़ा को शामिल किया जाता है। तो ये जरा आश्चर्यजनक बात मुझे लगती है कि बिशन सिंह चुफाल जैसे व्यक्ति को इन्होंने किनारे रख दिया। पूरे जो विभाग बटे हैं, पंकज तुम बहुत ध्यान से इस बात को देखना कि जो विभाग बटे हैं उसमें अगर दो विभाग हम मान लें, 2 विभाग, एक पुराने मंत्री को दे दिया गया है, पुराने मंत्री से छीन के पुराने मंत्री को दिया गया,
और एक विभाग पुराने मंत्री से छीन करके नए मंत्री को दिया गया है। मदन कौशिक साहब को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया। तो उसके अलावा कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें ये जो नए 5 मंत्री बने हैं ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें और 27 में इसका लाभ भाजपा को हो सके। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मजबूरी का मंत्रिमंडल विस्तार दिखाई दे रहा है ये प्रदेश में। जी, वो आपने कहा ना, मंत्री से, एक मंत्री से विभाग लेकर दूसरे मंत्री को दे दिया। अब जिससे लिया गया विभाग, क्या मैं उस मंत्री का डिमोशन इसे मानूं, और डिमोशन मानूं तो क्यों हुआ है, ये थोड़ा बताइएगा। आप स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय सवालों के घेरे में रहा। थोड़ा सा किस तरीके से आप देखते हैं, कद कम कर दिया क्या, घटा दिया गया क्या? चुनौती तो थे ही थे वो, ये तो खबरें चलती रहती थी, कभी सीएम के दावेदार सीएम की लाइन में खड़े रहने वाले उसका विभाग कम कर दिया, तो उसके पीछे का कारण? देखिए, डॉक्टर धन सिंह की जहां तक बात है, उन्होंने पिछले 4 साल में स्वास्थ्य मंत्रालय चलाया और बहुत कोशिशें भी उन्होंने की है इस मामले को लेकर के कि स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर ठीक ठाक हो जाए। पिछली बार भी तो हुई थे। हाँ, पिछली बार भी हुई थे, मतलब दो टर्म में वही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय चलाया और उन्होंने बहुत कोशिशें भी की। आपको पता है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, लेकिन प्योर संघी, प्योर भाजपाई धन सिंह रावत को से इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कुछ भविष्य में आपके सामने भी आएगा और खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा वो मामला। उनको, क्योंकि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत उसमें और धन सिंह रावत उस कार्य में सहमति नहीं जता रहे थे। अभी मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा, अगली बार आपसे मिलेंगे फिर उसका खुलासा करेंगे। उसमें सहमति नहीं जता रहे थे, इस वजह से धन सिंह से ये विभाग लेकर के सुबोध उनियाल वन मंत्री, नहीं, अभी उसको थोड़ा टाइम, वक्त लगेगा उसमें, वो उसके लिए बुनियाद तैयार की गई है ये, और ये बुनियाद इसी वजह से मंत्रिमंडल शिफ्ट किया गया है कि एक दूसरे मंत्री को, ये बड़ा विवाद का विषय हो जाएगा इस प्रदेश के अंदर अगर अभी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। भविष्य में आप ही के चैनल के माध्यम से इसका खुलासा करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि धन सिंह रावत का कद कम किया गया हो। धन सिंह रावत की जो आला कमान में पकड़ है, जो नागपुर में पकड़ है, उतनी पकड़ या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की है या धन सिंह रावत की ही है। बाकी किसी की इतनी पकड़ नहीं है कि वो सीधे नागपुर बात कर सकें या सीधे अमित शाह से बात कर सकें। तो इसको कम करना नहीं मानेंगे हम इसको मानेंगे कि अपना काम निकालने के लिए धन सिंह रावत से ये विभाग छीन लिया गया। आपने कहा खाटी संघी पहाड़ी मूल के, मतलब बीजेपी के दरी और झंडा उठाने वालों में से एक धन सिंह रावत। अब जब मंत्रिमंडल को देख रहे थे तो कांग्रेस ने कंज कर दिया, और वो हमने बाद में भी देखा, रिसर्च की तो पता लगा 5 में से 3 कांग्रेसी गोत्र के थे। अब मंत्रिमंडल में 7 हो गए वाले ऐसे मंत्री जो कांग्रेसी गोत्र से ही आते हैं। तो एक सवाल ये उठा कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी भरोसा दूसरे कैडर के लोगों या फिर दूसरे गोत्र वाले लोगों पर किया जा रहा है। ये जरूरी है, मजबूरी है, या फिर वही काबिल लोग हैं, बाकी बीजेपी के अंदर कोई काबिल नहीं है? इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा न कहिए कि काबिल सिर्फ कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा के अंदर भी अच्छे लोग हैं, भले ही उनको अनुभव कम होगा, लेकिन कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है और जो इस समय मंत्रिमंडल में है, उन्होंने कांग्रेस से कुछ ना कुछ सीखा है कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, मंत्रिमंडल कैसे चलाया जाता है। आप ये बात भी ठीक नहीं है कि हम ये माने कि भाजपा के लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। वो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं अपने पार्टी के प्रति। उनके लिए जो एक आदेश अगर आ जाता है तो फिर वो अपने घर की भी नहीं सुनते हैं। इस स्थिति में वो लोग रहते हैं, उनका समर्पण है ये। तो जहां तक कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्रिमंडल में रखने की बात है, तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ इस समय अगर हम
पिछले मंत्रियों की बात ना करें, जो एक्सपेंशन में जो मंत्री बने हैं उनको अगर हम देखें तो वो उनको सिर्फ, तभी मैंने आपसे कह रहा हूं ना कि ये मजबूरी का विस्तार था। मैं इसीलिए मजबूरी का विस्तार कह रहा हूं इसको, कि किसी तरीके से इनको बांध के रखना है, नहीं तो एक बगावत वाली पोजीशन प्रदेश भाजपा में होने जा रही थी, और महेंद्र भट्ट साहब अध्यक्ष जो है वो इसको संभालने में थोड़ा उनको दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से आला कमान ने हस्तक्षेप करते हुए अपने हिसाब से ये मंत्रिमंडल तय करके और मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि इनको मंत्री बनाना है। चलिए, ये ठीक है, सियासत की बात हो गई। अब मैं थोड़ा चलते चलते उस एंडिंग की तरफ जाता हूँ, जहां पर शायद मैं ये सवाल कर पाऊँ आपसे कि आने वाले वक्त में शायद इसी साल लास्ट में चुनाव हो जाए या अगले साल शुरुआत में हो जाए, चुनाव तो होने ही होने हैं। परसेंटेज थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, मतलब काम के बल पर, पॉपुलैरिटी के बल पर जिस तरह की कांग्रेस दम तो भर रही है, लेकिन जमीन पर वैसी पकड़ नहीं। आपने भी कह दिया कि मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, सब लोग ये कहते रहे, तो इससे तो सत्ता में वापसी होना उस दमदार तरीके से बहुत मुश्किल लगता है। तो उस कसौटी पर क्या देख रहे हैं आप? तैयारियां शुरू हो गई हैं, सारे लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं। हाँ, कांग्रेस थोड़ा सा इस समय, मैंने कहा ना, थोड़ा एक्टिव हुई है, और एक्टिव जिस हिसाब से गोदियाल साहब को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, तो वो बीजेपी को टक्कर दे पाए, क्योंकि हमने 22 वाला चुनाव देखा था जिसमें कांग्रेस, हम सब लोग का आकलन एक था कि शायद कांग्रेस जो है वो सत्तासीन हो रही है, लेकिन जाते जाते पता लगा कि कांग्रेस बाहरी हो गई, वो तमाम चीजें फिर निकल कर आई। तो इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है कि इतनी एक्टिवनेस काफी है, गोदियाल जी का होना काफी है, या फिर कुछ और कार्यकारिणी बन नहीं पाई, टीम अब तक नहीं बन पाई। सालों साल आप अध्यक्ष बदल देते हैं, लेकिन टीम के मामले में आपका सिर फुटोबल है, तो फिर कैसे काम होगा ना, ये सवाल। भाई ये इन्हीं सब कारणों की वजह से कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि 27 में पिछड़ने वाली फिर स्थिति में आएगी। अगर अभी इन्होंने जो 2, 4, 6 महीने अगर इनके पास जो बचे हैं, अगर यही टेम्पो जो इन्होंने टेम्पो पिछले 2-3 महीने में बूस्ट किया था, उस टेम्पो को अगर ये बना के रखें और जनता तक जाएं, जनता इनकी बात को सुनने को भी तैयार है आज की स्थिति में, लेकिन ये उनको अपने साथ रख सकें, थाम सकें, 27 के चुनाव तक थाम सकें, मतदान होने तक थाम सकें, ये इनके लिए जादूगर वाली बात होगी। लेकिन मैं जी बताए पंकज, बताए। मैं एक सवाल ये हो ना, जनता को लेकर मैं जब पूछूं, जब समाज की बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सियासी दल तो कंफ्यूज में ही है, जनता भी बहुत कंफ्यूज हो गई है कि वो करे तो करे क्या। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी से भाई ये नहीं काम कर पाए, ये बेमिसाल नहीं, सवाल ही सवाल है इनके कार्यकाल में। कांग्रेस की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल, ये तो फिर कैसे काम चलेगा, ये तो इनकी रणनीति नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल को देखते हैं, वो कहते हैं चुनाव में ही जिंदा। मतलब ये जनता की कंफ्यूजन का समाधान क्या है? वो कौन सा टेम्पो पकड़े, बल किस पर लटके जिससे कि बेड़ा पार हो? कांग्रेस को जब तक अपने वो पूरे प्रदेश के अंदर अपनी छोटी छोटी इकाइयों, ब्लॉक स्तर की इकाइयों, जिला स्तर की इकाइयों, मंडल स्तर की इकाइयों को नहीं बनाती है, तब तक कांग्रेस को सड़कों पे हल्ला करने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कितने आरोप भाजपा पे लगा दें, आज की स्थिति ये हो गई है कि जनता कांग्रेस की सुन तो रही है, कांग्रेस की तरफ देख तो रही है, लेकिन वो उनको अभी भी शंका है, सुबह है कि कहीं ये फिर इनकी स्थितियां ऐसे न हो जाएं कि ये 17, 18, 15 की सीटों पर सिमट जाएं। उनको लगता है कि इससे बढ़िया हम किसी दूसरी स्थितियों को देखें, यूकेडी को देखें, स्वाभिमान मोर्चे को देखें। लेकिन स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी के पीछे परेशानी ये है कि यूकेडी सिर्फ चुनाव के दौरान एक्टिव मोड में आती है, उसके अलावा वो बिल्कुल सुस्त प्राय पड़ी रहती है। उनको सिर्फ जब चुनाव का 1 साल रह जाता है तब उनको लगता है कि कुछ उछल कूद करनी चाहिए, और बहुत काम वो अपने आप को दिखाते हैं कि अब देखो हमने इतना काम कर लिया है। लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाता है कि या नहीं हो पाता है, ये उस समय चुनाव के समय क्लियर कट पता लग जाता है। अब
कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस हो हल्ला तो सड़कों पर खूब कर रही है, खूब लग रहा है, और लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस में दम आया है। लेकिन ये दम तब तक ये टिका रहेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो संगठनक ढांचा जो इनका नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और भाजपा इसमें 100% पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक उनके पूरे पद पूरी तरह से उन्होंने पदों पे लोग बिठा रखे हैं। और मैं तो यहाँ गढ़वाल मंडल पौड़ी में देखता हूं कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई बैठक उनकी होती रहती है, जिसमें उनके जो महिला संगठन है, उनके जो अनुसूचित जाति के संगठन है, उनके जो अल्पसंख्यक संगठन के लोग हैं, उनकी मीटिंगें लगातार होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ठीक कहना है कि हम तो एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव के मोड में रहते हैं, और कांग्रेस अपना चुनाव लड़ा और उसके बाद गायब हो जाती है। तो इसका नुकसान कांग्रेस को होता है। इतनी बड़ी पार्टी है, पता नहीं कैसे मैनेज ये करते हैं, समझ से परे होता है इनका। प्रेशर डालती है, प्रेशर पॉलिटिक्स खेलती है, वो दूसरे दल को होपलेस कर देती है कि नहीं भैया पहले ही कर ली थी हमने, तुम्हारा ये हो गया, कुछ हुआ भी नहीं होगा तो दूसरा ऐसे ही थोड़ा घबराहट में वो उतना काम नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले हों। तमाम लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जो वो जानना चाहते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, आगे क्या होने जा रहा है, कौन बताएगा उनको। अब जो सियासी लोग हैं वो तो अपनी अपनी बात करते हैं ना। अभी 4 साल बेमिसाल में उन्होंने अपनी कामयाबियां की नहीं, इधर से इन्होंने कह दिया कोई कामयाबी नहीं है। तो आदमी को बताने के लिए कुछ बुद्धिजीवी या वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे लोग ही चाहिए, जिनसे कि समझ पाए कि हो क्यों रहा है, जनता भी आकलन कर पाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, मेरे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। हाँ, वो राज खोलना रह गया, जब भी खुलिएगा तो मुझे एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो वैसे मिल गए हैं। मुन्ना सिंह चौहान का मंत्री नहीं बनना, धन सिंह रावत से स्वास्थ्य विभाग का लिया जाना, और एक बड़े खेल के होने के संकेत मिल रहे थे, तब मजबूरी में मंत्री विस्तार का होना, ये बातें निकलकर सामने आई हैं। आपने चर्चा देखी, क्या कहेंगे आप? आपके मन में कोई सवाल हो तो वो बताइएगा, कमेंट करके चर्चा को लेकर बता सकते हैं। उन सवालों को भी तरजीह दी जाएगी, उसको भी पूछूंगा, लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, जितनी जानकारी मिलती है मैं खुद देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस चर्चा को, अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय उत्तराखंड। मंत्रिमंडल शिफ्ट किया गया है कि एक दूसरे मंत्री को, एक बड़ा विवाद का विषय हो जाएगा इस प्रदेश के अंदर अगर अभी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। भविष्य में आप ही के चैनल के माध्यम से इसका खुलासा करेंगे। धन सिंह रावत का कम किया गया हो। धन सिंह रावत की जो आला कमान में पकड़ है, जो नागपुर में पकड़ है, उतनी पकड़ या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की है या धन सिंह रावत की ही है। बाकी किसी की इतनी पकड़ नहीं है कि वो सीधे नागपुर बात कर सकें या सीधे अमित शाह से बात कर सकें। तो इसको कम करना नहीं मानेंगे। अभी मैंने आपसे कह रहा हूं ना कि ये मजबूरी का विस्तार था, मैं इसीलिए मजबूरी का विस्तार कह रहा हूं इसको, कि किसी तरीके से इनको बांध के रखना है, नहीं तो एक बगावत वाली पोजीशन प्रदेश भाजपा में होने जा रही थी, और महेंद्र भट्ट साहब अध्यक्ष जो है वो इसको संभालने में थोड़ा उनको दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से आला कमान ने हस्तक्षेप करते हुए अपने हिसाब से ये मंत्रिमंडल तय करके और मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि इनको मंत्री बनाना है।